नमस्कार दोस्तों, मैं एसएम सर आज आप लोगों के बीच क्लास 10th के हिंदी हिंदी के जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है उसका आंसर की लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए ही बात करते हैं। देख लीजिए, कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी 106 होगी। परीक्षार्थी की कह रहे हैं परीक्षार्थी पर अपना प्रश्न पुस्तक क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। आपको जो OMR मिलेगा और आपका प्रश्न पुस्तक मिलेगा उस पर 10 अंक का क्रमांक संख्या रहेगा। वह 10 अंक का क्रमांक संख्या आपको अपने OMR पर लिखना है। जैसे मान लीजिए मिलेगा 4, 6, 8 डॉट कुछ भी मिलेगा, लेकिन 10 अंक का रहेगा। चलिए अगला देख लीजिए, आगे देख लीजिए क्या करा 2 नंबर में कि कब है परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। देख लीजिए, अपने शब्दों में उत्तर देने के लिए कह रहा है। अगला कह रहा है दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करें। जो देना वर्ग हाशिए दिया उसको पूर्णांक क्या करना है, निर्दिष्ट करना है। अगला देख लीजिए, कह रहा है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। आपको प्रश्नों को पढ़ने के लिए 15 मिनट यानी 3 घंटा 15 मिनट आपको क्या होता है समय मिलेगा। जिसमें 3 घंटा आपको एग्जाम के लिए आपका समय दिया हुआ, 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के लिए। तो करना क्या है, आप लोगों को पूरे क्वेश्चन को आपको 15 मिनट में पढ़ लेना है। बिना पढ़े हुए इन्हें जो अब हो रहा है 1 नंबर का तो उसको बनाते जाएंगे ये नहीं करना। आप उसको क्या करना है, पूरा पढ़ेंगे पहले प्रश्नों को। जो भी क्वेश्चन मान लीजिए डॉट मिल रहा है उसको तो छोड़ करके अगला बनेंगे। इन्हें जब डॉट है उसमें उलझे हुए है, उलझना नहीं है, आगे बनाते जाएंगे। तो आपको 100 प्रश्न रहेगा। देख लीजिए, करा यह प्रश्न पुस्तक 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। प्रश्न पुस्तक को जो रहेगा आपका वह 2 खंड में रहेगा, खंड अ और खंड ब। अब देख लीजिए आगे, करा खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और खंड अ में जो है 100 ऑब्जेक्टिव है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। और 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का क्या करना है, उत्तर देना जरूरी है। अब देख लीजिए, करा 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर ही मूल्यांकन किया जाएगा। अब करा 50 से अधिक अगर आप उत्तर दे देते हैं, जैसे 51, 52, 55, 60 कितने में देते हैं, 100 में 100 रंग देता है। अगर रंग देते हैं तो 1 नंबर से 50 नंबर तक ही आपका चेक होगा। अगला कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले या नीले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। कहने का अर्थ है, आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, OMR शीट पे न तो कोई व्हाइटनर का प्रयोग करना है, न कोई तरल पदार्थ का प्रयोग करना है, न ब्लेड, नाखून। कितना बच्चा क्या करता है उसको खर्च देता है, वो सब खर्चने का जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, खंड ब में 6 विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 6 गो विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। अगला देख लीजिए, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वंचित है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लेकर के नहीं देना। अब देखिए खंड अ में क्या शब्द दिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में खंड अ में प्रश्न 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 1 से लेकर 100 तक प्रत्येक प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से 1 से 100 तक प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR शीट उत्तर पर चिन्हित करें। जो सही रहेगा उसको अपने OMR शीट पर क्या करना है, चिन्हित करना। तो चलिए उन्हीं 100 प्रश्नों का आज हम उत्तर देते हैं। 100 प्रश्नों को आप लोगों के साथ
चर्चा करते 100 प्रश्नों का आप लोगों के साथ बातचीत के साथ ही। चलिए तो देख लीजिए पहला प्रश्न जो कर रहा है अरे सीताराम, पहला प्रश्न जो कर रहा है, पहला प्रश्न कर रहा है बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुए हैं। अब बाबा साहेब अंबेडकर के जो संपूर्ण वाङ्मय है वह भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। आप देख लीजिए ऑप्शन ए में क्या दिया है 18 खंड, बी में 19 खंडों, सी में 21-20 खंडों और डी में 21 खंडों। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में बाबा साहेब अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में 21 खंडों में प्रकाशित हैं। अगला देख लीजिए करा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। देखिए भीमराव अंबेडकर ऑप्शन ए में, दो में नलिनी लोचन शर्मा, सी में अशोक वाजपेयी, डी में अमरकांत। तो ऑप्शन नंबर ए होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पूछेगा भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, कितना प्रेरक, तो 3 था। कितना, 3। उसमें कौन कौन, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देख लीजिए काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहा था, यह किसने कहा। करा यह काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहा था, यह किसने कहा। तो देख लीजिए जब बहादुर कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो कासू जो है इंजीनियर बनना चाहता था, वह हवा निकाले तो भी, लाइट तोड़े तो भी, तब भी क्या बनता है, इंजीनियर ही। ऑप्शन नंबर डी में जो है, सॉरी बी में शोफर ने कहा था, जो ड्राइवर ने कहा था सेन साहब से, जो काम तो लगता है कासू बाबू का ही है, क्योंकि यह क्या है, यहीं ही खेल रहा था, इधर ही खेल रहा था। अगला देख लीजिए करा किसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया। आप देख लीजिए सेन साहब कभी उठा ही नहीं सकते हैं, सेन साहब की पत्नी कभी उठा नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन 2 गो तो नहीं होगा, तो 2 गो है। ऑप्शन सी गिरधर ने, ऑप्शन डी गिरधर की पत्नी ने। तो ऑप्शन सी होगा सही, गिरधर लाल ने। कब किए थे, जब खोखा के 2 दांत तोड़ करके गए, तब बोलता है वाह बेटा आज तक हम नहीं कुछ कर पाए, तुम जो है इतने दिन से हम नहीं किए, लेकिन तुम इतनी ही छोटी उम्र में कर डाला। चलिए अगला देख लीजिए करा मदन पड़ोसी के आवारा गर्द छोकरे के साथ क्या कर रहा था। तो मदन जो है पड़ोसी के आवारा गर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लीजिए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो देख लीजिए ऑप्शन ए में 4 जनवरी 1825 में, बी में 6 दिसंबर 1823 में, 2 दिसंबर 1824 में, 7 जनवरी 1826 में। तो इसका मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था 6 सितंबर 1823 ईस्वी में। अगला कह रहा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो जर्मन भाषा में हितोपदेश का जो था वह मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में क्या किया, उसको प्रकाशित करवाया। अगला देख लीजिए मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावत और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किससे माना जाने लगा। मैक्स मुलर के अनुसार, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ एक प्रचलित कहावत है, कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा। तो किसको, ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए जैन धर्म, बी में देख लीजिए सिख धर्म, सी में पारसी धर्म और डी में क्या है, बौद्ध धर्म। तो किसको था, जैन धर्म को। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। अगला देख लीजिए देवत्व विज्ञान का अर्थ क्या है। सॉरी देन यहाँ पे ए नहीं होगा, बौद्ध धर्म होगा, डी सॉरी बौद्ध धर्म होगा। अगला देख लीजिए देवत्व विज्ञान का अर्थ क्या है। देवत्व विज्ञान का अर्थ
देव विज्ञान। क्या होगा? देव विज्ञान। अगला कह रहा है चारु चंद्रलेख किनकी रचना है? चारु चंद्रलेख जो है वह किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला कह रहा है गोर देश के लोग कैसे नाखून रखना पसंद करते थे? गोर देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा था? तो नाखून आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के सामने यह प्रश्न जो खड़ा हुआ था उसकी छोटी लड़की ने पूछा था, छोटी बेटी ने। ऑप्शन नंबर डी में है, लेखक की छोटी लड़की ने। अगला देख लीजिए कह रहा पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता, यह किस शीर्षक की पंक्ति है? कह रहा पुराने का सब मोह वांछनीय ही नहीं होता है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? यह जो है किसकी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से ली गई है? नागरी लिपि पाठ जो है भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। चलिए अगला देख लीजिए कोनक के शिलाहार म्यानखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? देख लीजिए तो नंदी नागरी लिपि में है। यादव तथा विजयनगर देवगिरी यादव के और विजयनगर के शासकों का जो लेख मिला है वह किस लिपि में? नंदी नागरी लिपि में। अगला देख लीजिए दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो कृष्ण प्रथम बैठा था। नहीं होगा तो छोड़ देंगे, तो हमारे पास ढेर ही ऑप्शन है। अगला देख लीजिए कह रहा है किसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था? किसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था? तो बहादुर के गले में। किसके गले में? बहादुर के गले में। अगला देख लीजिए सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? तो अमरकांत ने लिखा है। किसने लिखा है? अमरकांत ने लिखा है। अगला देख लीजिए बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। अगला देख लीजिए हिदायत का अर्थ क्या होता है? हिदायत का अर्थ होता है चेतावनी। हिदायत का अर्थ क्या होता है? चेतावनी। अगला देख लीजिए प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा है। देख लीजिए प्रगति आलोचना किसी अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा है। साहित्य की परंपरा का क्या है? साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है। क्या है? अमूर्त सिद्धांत नहीं है, मूर्त ज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है रोन नदी के दूसरी ओर एवेन्यू का एक और हिस्सा जो लगभग स्वतंत्र है उसका नाम क्या है? विलन वब ल एवेन्यू। विलन वब ल एवेन्यू। अगला देख लीजिए साहनीय शब्द का अर्थ क्या है? साहनीय शब्द का अर्थ क्या है? देख लीजिए सुशीलवादों में शाह। ऑप्शन नंबर डी सुशीलवादों में शाह। अगला देख लेते क्या कह रहा है लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो लेखक श्रीनिवास जो है दही वाली मंगमा कहानी के लेखक है। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक है। दही वाली मंगमा जो है किस भाषा में था? तो कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। तो श्रीनिवास किस भाषा के होंगे प्रतिष्ठित रचनाकारों? तो कन्नड़ भाषा के होंगे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते साहित्य अकादमी के लिए श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना के थे गुली को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था? तो ऑप्शन ए देख लीजिए 1967, 1968, 1969, 1968 में पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला देख लीजिए करा तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा?
देख लीजिए, कहा तुम्हारे पास क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसा है, तुम्हें मैं कैसे पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था, तो मंगमा का बेटा ने कहा था। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। अब देख लीजिए, उड़ीसा तो उड़िया भाषा का होना चाहिए, तो उड़िया भाषा के लेखक कौन है, सातकौरी होता। किसका, सातकौरी होता। किसका, ढहते विश्वास कहानी का है सातकौरी होता। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी, लक्ष्मी तहसीलदार के घर में काम करती थी। किसके घर में काम करती थी, तहसीलदार के घर में काम करती थी। अगला कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का लड़का कौन था। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का जो था वह गुण निधि था। कौन था, गुण निधि था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कह रहा है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। माँ शीर्षक, माँ किसके समान होता है, माँ ईश्वर के समान होता है, तो माँ शीर्षक का लेखक कौन होगा, ईश्वर। बताए होंगे आप लोगों को जब पढ़ाए होंगे, तो माँ किसके समान होता है, ईश्वर के समान। तो माँ कहानी के लेखक कौन होगा, ईश्वर पेटलीकर। अगला देख लीजिए, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। माँ जी अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशालाओं की। किसकी देती थी, गौशालाओं की। करा, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। अब कह रहा है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह किसने कहा, तो कैलाश की पत्नी राधा ने। कौन कही थी, कैलाश की पत्नी राधा, बिजू की पत्नी पुष्पा ने कही थी। किसे, नारायण की पत्नी भाबरी को। अगला देख लीजिए, कह राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार क्या कौन है, तो क्या है यहाँ पे कौन होगा, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक जो है, कवि कौन है, गुरु नानक जी है। और सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु है। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए थे। कौन, कितने गुरु हुए थे, 10, जिनमें से 3 का नाम बार बार आपको पूछा जाता है। प्रथम गुरु नानक, दूसरा नहीं, 5वां गुरु अर्जुन देव, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला है, अयनी शब्द का अर्थ क्या होता है। अयनी शब्द का अर्थ होता है गृह। क्या होता है, गृह। अयनी शब्द का अर्थ क्या होता है, गृह। अगला है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। अगला देख लीजिए, मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उदित है। करा है, मेरा मन जो है ले गया वह चित चोर, यह किस कविता से लिया गया, रसखान के कविता से लिया गया है, और उस कविता का नाम है प्रेम अंजनी श्री राधिका। प्रेम अंजनी श्री राधिका। अलाकारा, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। स्वदेशी कविता के कवि का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या नाम है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सुमित्रा नंदन पंत किसका है, भारत माता। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। भारत माता नहीं होगा, लौट कर आऊंगा फिर नहीं होगा, उसके बाद एक वृक्ष का हत्या नहीं होगा, तो क्या होगा, जीर्ण जनपद। क्या होगा, जीर्ण जनपद। अगला कह रहा है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है। स्वदेशी कविता किससे है, तो जीर्ण जनपद से, हारे को हरिनाम से, परशुराम की प्रतीक्षा से, इन तीनों से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेमघन सर्वस्व से। अगला कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाली थी। सुमित्रा नंदन पंत जो है उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला के रहने वाली थी। अगला कह रहा है, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है। तो भारत माता ग्राम वासनी, तो ग्राम वासनी यानी ग्राम्या से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्राम्या से लिया गया। अगला है, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उर्वशी पे। किस पे, उर्वशी पे। ये बात जानते होंगे, जब अधिक किसी को अधिक ज्ञान हो जाता है तो ऊपर उठने लगता है, उस ऊपर उस उर्वशी, ज्ञानपीठ। अगला देख लीजिए,
देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेत खलिहानों में, यह पंक्ति किससे ली गई है? तो यह पंक्ति जनतंत्र के जन्म से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी करा। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञा की कविता कौन है? अज्ञा जी की कविता कौन है? तो हिरोशिमा। अज्ञा जी की कविता कौन है? हिरोशिमा। अगला है कुमार नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है? कुमार नारायण द्वारा रचित इन दिनों जो साहित्य है वह कौन सी विद्या है? तो काव्य संग्रह है। कौन सी है? तो काव्य संग्रह है। चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? नींद की बात है तो हमारी नींद ही होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवित्री अनामिका के पिता का नाम श्याम नंदन किशोर। क्या नाम है? था श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन नंबर ए है। अगला देख लीजिए, अनुष्टुप किनकी रचना है? अनामिका की है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, करा अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के दो को क्या समझते हैं? अब देख लीजिए, अक्षर ज्ञान कविता में जैसे अंग लिखा है, इसका ये बिंदा को क्या समझता है? बेटा। बिंदा क्या समझता है? बेटा। इसको क्या समझता है? माँ। तो वही कर रहा है। तो डॉ को क्या समझ रहा है? तो डॉ को क्या समझता है? माँ। अगला देख लीजिए, झाड़ा पालक साहित्य की कौन विधा है? झाड़ा पालक जो है साहित्य की कौन विधा है? तो झाड़ा पालक जो है वह क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है। अगला है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो लाइफ एंड सॉन्ग। किससे ली गई है? लाइफ एंड सॉन्ग्स से। चलिए अगला देख लेते हैं, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? तो मेरे बिना तुम प्रभु की। अगला करा रेनल मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? रेनल मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। अगला करा रेनल मारिया रिल्के का माता क्या था? माता का नाम क्या था? तो रेनल मारिया रिल्के के माता का नाम जो था वह क्या था? सोफिया। क्या नाम था? सोफिया। अगला देख लीजिए, 55 ऑब्जेक्टिव आपके बुक से था। कितना? 55। अगर अच्छे से बुक का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लेते तो आपको कहीं हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन जो है नहीं बन रहा तो वो छूटने का नहीं, क्योंकि 55 को है तो 50 को बन ही सकता है। अब कुछ व्याकरण का भी बन जाएगा। जैसे देख लीजिए, पहला है हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है। अगला देख लीजिए, निम्न में से द्विगुणी व्यंजन कौन है? द्विगुणी व्यंजन देख लीजिए, द्विगुणी व्यंजन कौन नहीं होगा? चौ भी नहीं होगा, जो भी नहीं, क्या होगा? बड़ा रो। क्या होगा? बड़ा रो द्विगुणी व्यंजन है। चलिए अगला देख लीजिए, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? देखिए, योग न होने पर जो भी साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अगला है तो का उच्चारण स्थान क्या है? तो का उच्चारण स्थान क्या है? तो का देख लीजिए, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत। तो का उच्चारण स्थान क्या होगा? बोलिए आप लोग। दंत। क्या होगा? दंत। एक चीज बताए होंगे आप लोगों को उच्चारण स्थान में, कभी जो ऑफलाइन वाले उनको बताए होंगे KTMDO। देख लीजिए,
डी ओ। अब के से कंठ क वाला, टी से क्या होगा देख लीजिए तालु, एम से मूर्धा, उसके बाद डी से दंत, ओ से ओष्ठ। 6 गो होता है, पांचों इसमें दिया है, एगो नासिक होता है। अगला देख लीजिए, निम्न में अघोष वर्ण कौन है? देख लीजिए अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण जो है वह कौन होगा? य होगा, र होगा, ल होगा, नहीं त होगा। तो अघोष वर्ण जो होगा, घोष कौन कौन होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, यह क्या हो गया? घोष हो गया। अघोष कौन होगा? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष होगा। य र ल व अघोष वर्ण नहीं है, घोष वर्ण है, क्योंकि यह अंतस्थ व्यंजन है। एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए वह ध्वनि क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए वह ध्वनि क्या कहलाती है? तो युग्म ध्वनि कहलाती है। एक ही ध्वनि जब आपस में मिले तो वह क्या होगा? युग्म ध्वनि कहलाएगी। अगला करा, सेन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सेजोर यन, सेजोर अन। सेन का संधि विच्छेद क्या होगा? सेजोर अन। अगला देख लीजिए क्या कर रहा है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा? शुद्ध अशुद्ध भी दिया है, तो अशुद्ध कौन सा होगा? देखिए, ए तालाब सही है, बी दीपिका, सी दीपिका भी सही है, डी प्रज्वलित भी सही है, सी जो तस्ना, जो तस्ना। देखिए ऐसे होगा ये ज्योत्स, आधा जो यो तो स्ना, ज्योत्स्ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए अगला देख लेते। अगला करा है, निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम जो चिन्ह है वह इसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? कोमा। कोमा को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि जब पढ़ाए थे उस समय हम बताए होंगे, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। अगला देख लीजिए, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातिवाचक संज्ञा कौन है? हिमालय तो होगा नहीं, किसी एक पर्वत का नाम है। मिठास तो होगा नहीं, दूध होगा नहीं, तो नदी होगा। कौन होगा? नदी। दूध हो गया द्रव्यवाचक, मिठास हो गया भाववाचक, और दूध हिमालय हो गया व्यक्तिवाचक। नदी होगा, सभी नदी आ जाता है। अगला देख लीजिए, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? नर और मादा का जब बोध होगा उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। और हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। अगला करा, नाखून शब्द कौन लिंग है? नाखून शब्द कौन लिंग है? नाखून स्त्रीलिंग है, नाखून स्त्रीलिंग है। अगला करा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? ओष्ठ तत्सम है, संस्कृत में भी लिखा जाता है, हिंदी में भी लिखा जाता है। अगला करा, सेम लिखा जाता है। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो प्रियतम ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देख लीजिए, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहां से किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से यह अलग अलग होने का बात होगा तब होगा अपदान। यहाँ पे होगा अलग होने का बात नहीं होता, कर्ता ने कर्म को करण से करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी 71 में। अगर देख लीजिए 72 में, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में जो है कुल सर्वनाम जो है 11 है। स्वरवर्ण भी 11 है, सर्वनाम भी 11 है। अगला देख लीजिए, करा है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे क्या कहते हैं? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर उसे क्या कहते हैं?
देख लीजिए, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लीजिए, मैं घड़ा भरता हूं इस क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण है? तो मैं घड़ा भरता हूं, मैं क्या करता हूं? घड़ा क्या है? कर्म है इसमें, तो सकर्मक क्रिया कर्म है ना, घड़ा हो गया ना कर्म। मैं करता, देख लीजिए, मैं क्या हो गया? मैं हो गया कर्ता। मैं क्या हो गया? कर्ता। घड़ा क्या हो गया? कर्म। अब भरना क्या हो गया? क्रिया। चलिए अगला देख लीजिए, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? देखिए 5, 6, 7, 8। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने भेद है? 6 भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द क्या है? तो घोटक जो है तद्भव है। घोटक घोड़ा करा। एक मात्री स्वरों की संख्या कितनी है? एक मात्री स्वरों की संख्या कितनी है? तो एक मात्र स्वरों की संख्या जो है वह 4 है। एक मात्री स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन? अ, ई, उ और री। कितना है? 4। अगर देख लीजिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अंत में जोड़ा जाएगा प्रत्यय, शुरू में जोड़ा जाएगा उपसर्ग। जब वर्ण का योग होगा तो संधि, दो शब्दों का मेल होगा तो वहां पर क्या होगा? समास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर सही। अगला देख लीजिए, करा निम्न में से देशज शब्द कौन है? देशज शब्द कौन है? तो चिड़िया जो है वह देशज शब्द है। करा उपनिवेश में शब्द में उपसर्ग क्या है? उपनिवेश शब्द में उपसर्ग है। प्रा, परि, प्रति, अधि, अपि, अधि, अपि, अति, दुर्दुष, निर्निश, वि, सम, आनि। इस प्रकार से पढ़ाएंगे आप लोग को उपसर्ग। बोली में प्रत्यय क्या है? बोली, बोल, देखिए बोल में ई जुड़ा है। बोल में क्या जुड़ा है? ई। तो क्या होगा? ई। बोल में क्या जुड़ा है? ई। तो क्या होगा? ई। अगला है निश्चय। निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निश्चय शब्द का विशेषण निश्चित। निश्चित क्या हुआ? निश्चित। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? पहला देख लीजिए, पहला पद क्या है? उपसर्ग है तो अवयवी होगा। जिस समास का पहला पद उपसर्ग होगा वह क्या होगा? अवयवी भाव होगा। अगला देख लीजिए, किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? कह किसी न किसी तरह से यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। अगला देख लीजिए, कह रहा मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। कह रहा मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण। किसका होगा? संयुक्त वाक्य नहीं, सॉरी, मिश्रित वाक्य होगा। संयुक्त नहीं होगा, मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। अगला देख लीजिए, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चांद पे थूकने का मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में किसी का निंदा करना। अगला देख लीजिए, करा सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ ही होगा। सुलभ का दुर्लभ होगा। अगला देख लीजिए, तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? तालाब का पर्याय तारग, तारग, तड़ाग या तारग। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध कौन है? अशुद्ध शब्द कौन है? देख लीजिए, साप्ताहिक सही है। उसके बाद तो सबसे पहला ही है उज्ज्वल जो है वह गलत है। उज्ज्वल क्या होगा? उ, देख लीजिए, उ आधा जो वो लो, उज्ज्वल ऐसे होगा। चलिए आगे देख लेते, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन है? तो उसने जल्दी घर जाना था, पहला ही है। देखिए उसने, ये कभी होता है, यह अशुद्ध है। अगला देख लीजिए, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? उद्योग शब्द का देखिए उत्जोर योग, उत्जोर योग। अगला देख लीजिए, कह रहा है स के उच्चारण स्थान
में जीवा किसे स्पर्श करता है? स के उच्चारण स्थान में किसे करेगा? कौन सा है? दंत स्व, तो किसे करेगा? दंत को। दंत स्व दंत को करेगा। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग जो है वह क्या होगा? तो मेहत रानी क्या होगा? मेहत रानी। अगला है अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकती का अर्थ क्या है? देख लीजिए, इसका अर्थ है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। मूर्ख कमाता है, दूसरा क्या करता? कहता है बुरलेल का धन बेलते कबला ठेक ठेक खिलक, ये वाला बात है। अगला देख लीजिए, यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम में है? यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम में है? तो यह जो है वह किस में होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह हुआ मैं खुद के लिए। मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता कारक का। अगला है चादर शब्द कौन लिंग है? चादर जो है वह कौन लिंग है? तो चादर जो है स्त्रीलिंग है। कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। चौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो चौ का उच्चारण स्थान जो है वह क्या है? तो चौ का होता है तालु। तो ये के टी कैसे को टी से, तो जैसे तो को खो हो गया कैसे? तो टी से KTMDO बताए होंगे। KTMDO इस प्रकार से बताए थे। क ख शब्द देखिए कंठ हो गया, चौ का क्या हो गया? तालु हो गया। अगवा टो का क्या हो गया? मूर्धा हो गया। तो का क्या हो गया? दंत हो गया। और प का क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। चलिए अ ई उ री के स्वर है। ओ ई उ और री जो है वह ह्रस्व स्वर है। कौन स्वर है? ह्रस्व स्वर है। तो चलिए 100 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो चलिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे सब्जेक्टिव। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले